आपको जो चाहिए वह है UFT आर्ट एनकोडिंग। ये अधिकांश चीज़ों के लिए मानक है। इसे केन थॉम्सन और रॉब पाइक जैसे समझदार लोगों द्वारा किया गया था। आप में से किसी ने गोलैंग में प्रोग्राम किया है, आपने रॉब पाइक का नाम सुना होगा। यदि आपने सी या यूनिक्स का उपयोग किया है तो आप केन थॉम्सन को जानते हैं। यदि हमारे पास वैसे भी विभिन्न लंबाई की एनकोडिंग होने वाली है, ठीक है, तो चलिए एकल बाइट्स के आसपास विभिन्न लंबाई की एनकोडिंग करते हैं। और अगर ये एक मान्य यूनिकोड स्ट्रिंग है तो इसे पाइथन में उपयोग किया जा सकता है। आज के लिए मज़ेदार ट्रिक। जैसे समाज के लिए कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, लेकिन आपको साधारण चरनामों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपको x को चरनाम के रूप में पसंद नहीं है और आप कुछ और बोलते हैं, तो उस भाषा का उपयोग क्यों नहीं करते? यह एक पूरी तरह से मान्य वेरिएबल है, लेकिन इमोजी मान्य वेरिएबल नाम नहीं है। यह वास्तव में कष्टप्रद है क्योंकि इसे होना चाहिए। मैंने कई बार कोशिश की है और हमारे पास बहुत सारे विचार हैं। तो बिल्कुल बुरी चीज़ें हैं। अगर आप अरबी जैसी किसी चीज़ में बोलते हैं जहां आपके पास चरनाम दाएं से बाएं हो सकते हैं और फिर आपके पास असाइनमेंट साइड और इसका दूसरा पक्ष हो सकता है। असल में यहाँ एक और है। रूसी अक्षर अब ए पश्चिमी अक्षर ए की तरह दिखता है, और इसलिए आप एक पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं जहाँ आप जानते हैं आपके पास दो वेरिएबल हो सकते हैं जिन्हें आप माइक्रोस्कोप से देखे बिना ये नहीं बता सकते कि आप किसे असाइन कर रहे हैं। रूसी भाषा में एक छोटा 3 होता है। यह ध्वनि है, और दूसरा निश्चित रूप से अक्षर पी जैसे पाई का प्रतीक। चलिए कुछ अंग्रेजी से रूसी में अनुवाद करते हैं और फिर हम रूसी में कुछ वेरिएबल्स का उपयोग कर सकते हैं। मुझे दोबारा जांच करनी होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने एक जावास्क्रिप्ट सुपरसेट बनाया है जो इमोजी और वेरिएबल नामों का समर्थन करता है। हाँ हमें इसकी ज़रूरत है, जैसे इसके बिना जीवन कैसा होगा। तो अगर आप वहाँ पहले अक्षर को देखें तो वह अक्षर पाई जैसा लगता है, तो बेशक आप जानते हैं, या और बेहतर, क्योंकि यह एक वैध चीज़ है। हाँ, मैं वास्तव में वहाँ ए भी डाल सकता हूँ। मेरा मतलब है, जाहिर है अगर आप इसे वास्तव में चरम सीमा तक ले जाना चाहते हैं तो जाहिर है क्या यह ओ है या वह ओ है। ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगा और फिर ओ को प्रिंट करूँगा और एक त्रुटि मिलेगी, और आप कोड को देख सकते हैं और पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। यदि आप रूसी शब्द, मेरा मतलब है रूसी अक्षर से परिभाषित करते हैं, तो आप इसे तब या बाद में उपयोग कर सकते हैं। तो इसे डिबग करने की कोशिश करें। यह आश्चर्यजनक है कि यह इतनी बड़ी समस्या है कि इन्हें सुलझाने के लिए पूरे भाषा सर्वर समर्पित हैं। अब इमोजी के सवाल पर वापस आते हैं। मैं इसे एक वेरिएबल के रूप में उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से मैं इसे एक स्ट्रिंग में उपयोग कर सकता हूँ। तो अगर मैं इमोजीपीडिया पर जाऊँ, क्या किसी का पसंदीदा इमोजी है? ओह, वो इमोजी अच्छा है, वो एक सुंदर इमोजी है। तो कहीं यहाँ इसमें क्या संख्या होनी चाहिए? मैं देख नहीं सकता कि ये कौन सा नंबर है, लेकिन वह ठीक है, इसलिए मैं दिल बराबर टाइप करूँगा और दिल को चिपकाऊँगा। और फिर मैंने कहा मुझे वह स्ट्रिंग दो जो UFT 8 में एनकोडेड हो, जो मुझे बाइट्स दे। ये ईडो 9DA4 EFB 88F होना चाहिए, जो भी इमोजी नंबर हो। और UFT 8 के बारे में प्यारी बात यह है कि हर ASCII अक्षर, हर ASCII स्ट्रिंग एक वैध UFT 8 स्ट्रिंग होती है। इसका मतलब है कि आप बहुत लंबे समय तक ये महसूस किए बिना काम कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम UFT 8 में चल रहा है, और इसलिए शायद चीज़ें बस किसी तरह से काम करती हैं। अगले कुछ स्लाइड्स में कूदते हुए
4 अलग अलग लंबाई हैं। आपके पास ASCII कैरेक्टर्स हैं, वे 1 बाइट लंबे होते हैं। फिर आपको दुर्लभ चीज़ें मिलती हैं, जैसे फ्रेंच में ई एक्यूट, पहला बाइट एक शून्य जाएगा और फिर ये हमें 5 बाइट्स देता है, और फिर अगला बाइट 1 0 जाता है और ये हमें 6 बिट्स देता है, मुझे 11 बिट्स देता है, और 11 बिट्स आपको 128 से 2047 तक ले जाते हैं। फिर जब हम कुछ वास्तव में अस्पष्ट चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, अंदाइक उन प्राचीन भाषाओं में से एक है जो मध्य पूर्व में लेखन के जन्म के समय की है, और यहाँ ध्वनि एब है। ये काफ़ी दुर्लभ है कि ये 3 बाइट स्पेस में बैठता है, क्योंकि हम दुर्लभ चीज़ों को लंबे स्ट्रिंग्स के रूप में रखते हैं। वही बुनियादी विचार फिर से, यदि आप इन 2 अनुक्रमों की तुलना करते हैं, 1 शून्य के बजाय हमारे पास है 1 शून्य, ये कहने के लिए कि हमारे पास 3 बाइट का अनुक्रम होने वाला है। इससे आपके पास 4 बिट्स बचते हैं। इसके अलावा 6 बिट्स और 6 बिट्स और हैं। 6 + 4 = 16, जो आपको 65,000 तक ले जाता है, और फिर हम 4 बाइट कैरेक्टर्स करते हैं। इमोजी इस स्पेस में आते हैं। एनकोडिंग 4 बिट्स का एक होता है, फिर शून्य, और फिर ये सब 1 शून्य से शुरू होते हैं, और उसके बाद कुछ अतिरिक्त बिट्स होते हैं जो ये एनकोड करते हैं कि वह जो भी है, और हम बस उम्मीद करते हैं कि हम 1.1 मिलियन से अधिक अक्षरों के साथ समाप्त नहीं होंगे। अगर हम किसी एलियन जाति से मिलते हैं और वे हमें अपनी भाषा के बारे में बताते हैं जिसमें 2 मिलियन अक्षर हैं, तो हम थोड़े फंस जाएंगे। एक और छोटा सा एनकोडिंग है जिससे आप सामना कर सकते हैं, और वह ये है कि लगभग सभी ईमेल और लगभग सभी इंटरनेट प्रोटोकॉल ASCII के आसपास आधारित हैं, और इसलिए मैं इस ईमेल पते पर खुशी से एक ईमेल भेज सकता हूँ। ये उदाहरण बहुत अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इसे करने के लिए एक असली अच्छा मेल सर्वर नहीं है। लेकिन मेल सामान्य रूप से इस तरह काम करता है। आप सर्वर पर पोर्ट 25 से कनेक्ट करते हैं। आप कहते हैं कि मैं ये कंप्यूटर हूँ जहाँ से आप आ रहे हैं, जो मेरे मामले में मैं एक लोकल होस्ट हूँ, और फिर आप कहते हैं ठीक है, मेरे पास मेल है। इसके बारे में खुश होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? मुझे कहना चाहिए रसीद को, और फिर यहाँ मेरा ईमेल पता है जिसे मैं भेज रहा हूँ। ये मुझे सभी प्रकार के भयानक त्रुटि संदेश दे रहा है, लेकिन ये मूल प्रोटोकॉल है। ये सब ASCII आधारित है। तो जब मुझे इसे किसी चीनी डोमेन नाम या किसी ऐसी चीज़ के साथ एक ईमेल पते पर भेजना हो, तो मैं ये कैसे करूं? और इसका उत्तर है कि इसके लिए अपनी कोड एनकोडिंग नाम की चीज़ होती है, और आप इसे इस तथ्य से पहचानेंगे कि यह XN-डैश से शुरू होता है, जो आपको ये बता रहा है कि इसके बाद का हिस्सा एक डोमेन नाम, किसी अन्य प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम है। तो अगर मैं यहाँ वापस आऊँ, अगर मैं अपना वेब सर्वर सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं असली बाइनरी का उपयोग नहीं कर सकता। मुझे पन्नेकोड करना है और कहना है वह वेबसाइट जो भी थी कुछ हाँ, यह इसका यूनिकोड संस्करण है। यह वही है जो आप वेब सर्वर कॉन्फ़िग में डालते हैं। वेब ब्राउज़र SCII में भेजता है, मैं XN-VHQ कुछ भी करूँगा। उपयोगकर्ता ने वेब ब्राउज़र में टाइप किया, अरे मुझे www. पे जाना है, उसके बाद उनके भाषा में डोमेन नाम। यहाँ 2 परतें हैं। मैंने यह चीनी में टाइप किया, इससे पुण्य कोड में बदल दिया गया। ये सॉफ्टवेयर हमने DNS में छोटे कोड को देखा। DNS ने एक IP पते के साथ प्रतिक्रिया दी। हम उस IP पते से कनेक्ट होते हैं और कहते हैं मैं इस पेज को प्राप्त करना चाहूँगा, यहाँ छोटा कोड है, और फिर हमें वहाँ से प्रतिक्रिया मिलती है। तो उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से ऐसा लगा जैसे मैंने चीनी में टाइप किया और एक चीनी डोमेन नाम पर गया। लेकिन वास्तव में ये सभी प्रोटोकॉल ASCII हैं, तो हम इसे इस तरह अनुकूलित करते हैं। ये कई अन्य एनकोडिंग भी हैं।
मैंने वास्तव में अपने द्वारा लिखे गए एक पेपर को देखने वाले किसी व्यक्ति से एक गंभीर सवाल पूछा था कि क्या आपने यूएफटीनो के प्रभाव पर विचार किया है? क्या होगा अगर आपके पास 1970 के दशक का एक मेन फ्रेम है जहां एक बाइट 9 बिट लंबी थी, या PDP-6 का विस्तारित संस्करण जिसमें 18 बिट शब्द होता है। आप अपने UTF, अपने यूनिकोड टेक्स्ट को अपने पंच कार्ड पर अपने PDP-6 के लिए एनकोड करना चाहते हैं। इसके बारे में एक अप्रैल फूल डे का मजाक है। मुझे नहीं पता क्यों मैंने इसे शामिल किया, मुझे ये बहुत मज़ेदार लगता है और ये मेरी सूखी अकादमिक तरह की चीज़ है। ठीक है, तो अन्य चीज़ों में जाने से पहले आपको पार्ट एनकोडिंग के बारे में जानने के लिए सभी चीज़ों का सारांश जानिए ASCI क्या है, जानिए EBCDI क्या है। जान लें कि कोड पेज 1252 पश्चिमी यूरोपीय है और यहीं से आपको वे खुलने और बंद होने वाले उद्धरण मिलते हैं। जाएं और जो कुछ भी है उसे देखें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से नहीं हैं या आपकी मातृभाषा अंग्रेज़ी नहीं है तो अपने भाषा के लिए कोड पेज को देख लें, क्योंकि यह जानना उपयोगी होगा। कुछ विकसित करने और निर्यात बाज़ारों में बेचने की सोच रहे हैं तो GB 18.030 का ध्यान रखें और UATF 16 और UATF 8 का भी ध्यान रखें।